सुप्रभात। कक्षा नवम में अर्थशास्त्र की क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत में खाद्य सुरक्षा यानी कि खाद्य सुरक्षा का जो अर्थ आपको बतलाया गया है, तो खाद्य सुरक्षा भारत में किस प्रकार से की जा रही है और उसके लिए कौन कौन से ऐसे उपाय किए जा रहे हैं जो इसके अंतर्गत आते हैं, या फिर कौन कौन इसकी सफलता में सहायक है, इसके बारे में आज हम सभी चर्चा करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, 70 के दशक के प्रारंभ में हरित क्रांति के आने के बाद से मौसम की विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। यानी कि जिन कारणों के कारण हमने खाद्य सुरक्षा को अपनाया, उस समय जो अकाल से बहुत सारे जनता पीड़ित हुई थी और बहुत सारे लोग मारे गए थे, उनसे सबक लेकर हमने खाद्य सुरक्षा को अपनाना स्वीकार किया। उसके बाद से खाद्य सुरक्षा के कारण भारत में विभिन्न जो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई है, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना के समय भी जो विपरीत परिस्थिति उत्पन्न हुई थी, एक जगह से दूसरी जगह लोग पलायन कर रहे थे, अपने घरों को वापस जा रहे थे। तो फिर भी ऐसी परिस्थिति में भी जब लोगों के पास काम नहीं था, उस समय उन्हें खाद्य की दृष्टि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए खाद्य सुरक्षा अपनाई जा सकी है। यानी विपरीत दशाओं के दौरान भी देश में अकाल नहीं पड़ा है। देश भर में उपजाई जाने वाली जो विभिन्न फसल है, उन फसलों की जो मात्रा है वो उसमें वृद्धि हुई है, जिसके कारण आज हम खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गए हैं। और इसी आत्मनिर्भरता के कारण आज अनाज की उपलब्धता भी हमारे देश में सुनिश्चित हो गई है। और ये जो व्यवस्था है, इसके दो घटक हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में अब हम लोग एक एक कर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? जैसा कि यहाँ दिया हुआ है अर्थ, बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई के माध्यम से सरकार के द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल का भंडार है। भारतीय खाद्य निगम जो है, उसमें अधिशेष उत्पादन करने वाले जो राज्य हैं, जहाँ पे उत्पादन अधिक होता है और किसानों के पास अतिरिक्त मात्रा में जो अधिशेष का भाग है वो अधिक रहता है, तो उन राज्यों के किसानों से चावल और गेहूं भारतीय खाद्य निगम खरीदता है और उन फसलों को सुरक्षित जिस स्थान पे रखता है, उसे ही बफर स्टॉक कहा जाता है। किसानों को उनकी फसल के लिए जो कीमतें दी जाती है, उनकी घोषणा उसके बुआई के समय ही सरकार के द्वारा कर दी जाती है। और यानी कि कृषि कार्य शुरू करने के पहले ही एमएसपी की घोषणा, न्यूनतम समर्थित मूल्य की घोषणा का मूल उद्देश्य होता है सरकार को कृषि कार्य के लिए किसानों को प्रोत्साहित करना, ताकि किसान ये सुनिश्चित कर सके कि वो अगर अधिक से अधिक मात्रा में उत्पादन करेंगे तो उनका इनकम कितना होगा, उन्हें कितनी आय की प्राप्ति होगी, आय को सुनिश्चित करने के लिए। और इसलिए न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा पहले से ही कर दी जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ भी लिखा हुआ है, इन फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से बुआई के मौसम से पहले सरकार न्यूनतम समर्थित कीमत की घोषणा करती है। आगे आप देख रहे हैं, बफर स्टॉक सरकार क्यों बनाती है, ये तो आपको पता चल ही गया कि बफर स्टॉक सरकार अतिरिक्त अनाज उत्पादित करने वाले राज्यों से न्यूनतम समर्थित कीमत पर खरीदे हुए अनाजों को सुरक्षित रखने के लिए बफर स्टॉक बनाती है, ताकि विपरीत परिस्थितियों में और समय समय पर देश के सभी क्षेत्रों में, चाहे वहां उत्पादन होता हो या ना होता हो, सभी क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करा सके। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं बोर्ड लेटर में एक वर्ड लिखा हुआ है, निर्गम कीमत।
तो सरकार जिस दर पे किसानों से अनाज खरीदती है वो न्यूनतम समर्थित कीमत है, और जिस दर पे सरकार किसानों से ली हुई अनाज को आम जनता तक पहुंचाती है वो निर्गम कीमत कहलाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, समाज के गरीब वर्गों में बाजार कीमत से कम कीमत पर अनाज के वितरण के लिए किया जाता है। इस कीमत को निर्गम कीमत कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकान है, जिसे आप आम बोलचाल की भाषा में कोटा की दुकान कहते हैं, तो वहाँ पे सभी लोगों का कोटा यानी कि जो मात्रा है सभी वर्गों के लिए वो निर्धारित होता है। मात्रा के साथ साथ कीमत भी निर्धारित होती है। वहाँ पे जो बीपीएल यानी कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन यानी निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों के लिए लाल कार्ड की व्यवस्था है। एपीएल के लिए हरे रंग के कार्ड की व्यवस्था है। और सभी जो समाज को आर्थिक आधार पर जो विभाजित किया गया है उसके लिए अलग अलग दरें तय की गई हैं, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली से उन्हें अलग अलग दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है। तो जिन दरों पर अनाज उपलब्ध कराया जाता है इन दुकानों में, उसी दर को निर्गम कीमत कहा जाता है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में यहाँ बताया गया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। यानी भारतीय खाद्य निगम जो है उसके द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज को राशन दुकान के माध्यम से समाज के सभी वर्गों में जो वितरित किया जाता है, इसे कहा जाता है सार्वजनिक वितरण प्रणाली। और सार्वजनिक, जिसे अभी मैंने आपको बताया कोटे की दुकान है ना, तो ये कोटे की दुकान यानी सार्वजनिक वितरण प्रणाली इसी कोटे की दुकान को कहते हैं, जहां भारतीय खाद्य निगम के द्वारा जो अधिप्राप्त अनाज है उसे समाज के विभिन्न वर्गों में वितरित किया जाता है, बांटा जाता है। अब जो अधिकांश क्षेत्रों, गांवों, कस्बों और शहरों में राशन की दुकानें जो भी हैं, इनकी संख्या देश भर में लगभग 5.5 लाख है। राशन की दुकानों को उचित दर वाली दुकानें कहा जाता है। क्वेश्चन है ये कि राशन की दुकानों को उचित दर वाली दुकानें क्यों कहा जाता है? तो जैसा कि अभी अभी आपको बताया गया कि विभिन्न दरों पर समाज के विभिन्न वर्गों के लिए अलग अलग दरों पर अनाज उपलब्ध होता है, अतः ये कहा जा सकता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें उचित दर वाली दुकानें मानी जाती हैं। इस तरह से आज हम लोगों ने आपको अभी जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में इन सभी बातों की चर्चाएं आपके सामने की गई। तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न है जो आपको अभी बताया गया उसे आप लिख लीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोई भी समस्या आती है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।